वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट, जिसमें हमारी जो 3 यूनिट आपकी हो चुकी है। आज हम शुरू करेंगे आपका 4 यूनिट, जो है आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? सिंपल आपका जैसे आपका एक पार्टिकुलर कोई रीजन है ना, तो उस रीजन में जितनी भी कंट्रीज होती हैं साथ में क्या करती हैं, एक अपना ग्रुप फॉर्म करती हैं। ठीक है, एक अपना ब्लॉक अपना एक फॉर्म करती है, जिनका जो क्या करती हैं अपना, जो भी उनके बीच में इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह होती है ना, जो भी टैरिफ होते हैं, नो टैरिफ बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स को वो खत्म कर देती है, ताकि जो उनके बीच में ट्रेड जो है वो इजीली हो पाए, है ना, बिना किसी बैरियर के। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर टू द एफर्ट बाय द कंट्रीज इन a स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन, है ना, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन जो कंट्रीज होती है, टू रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, हमने टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर पढ़े थे आपके 30 यूनिट के अंदर। ठीक है, जो भी बैरियर्स होते हैं इनको क्या करती है, ये रिड्यूस कर देती है। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ताकि वो इजीली हो पाए। ठीक है, आपको गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो बिना किसी बैरियर के इजीली आप कर सकते हैं, है ना। तो इसके काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के क्या करते हैं, लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स हम देखेंगे। ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, है ना, जैसे आपकी यूरोपियन यूनियन हो गई, है ना, आपकी नाफ्टाज हो गई, वो सारी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। ठीक है, दिस कैन इन्वॉल्व वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेशन एंड एग्रीमेंट। ठीक है, कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसके बेस पर वो अपने टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को या अदर जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है उनको डिटरमाइन करते हैं। एम्ड एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द रीजन। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हम उस रीजन के अंदर करना चाहते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, ये एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग जो बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं, ताकि इजीली क्या करते हैं, फैक्टर्स प्रोडक्शन वगैरह, है ना, गुड्स का इंपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब इजीली हो पाए। ठीक है, तो इसके जो है काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे पहला आपको होता है फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन और पॉलिटिकल यूनियन। ठीक है, तो इन सबको सीरियल वाइज में पढ़ते हैं। तो जो पहला आपका लेवल होता है, सबसे फर्स्ट जो लेवल होता है आपका, वो आपको होता है फ्री ट्रेड एरिया, है ना। ये सबसे लोएस्ट आपका लेवल होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया इज अ फॉर्म ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन विच मेंबर कंट्रीज एग्री टू एलिमिनेट और रिड्यूस बैरियर्स टू ट्रेड सच एज टैरिफ एंड कोटा ऑन गुड सर्विसेज ट्रेडेड अमंग दैम। ठीक है, तो जो भी गुड सर्विसेज पे जो भी आपको टैरिफ लगता है उनको ये खत्म कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ईच मेंबर कंट्री मेंटेन्स इट्स ओन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी विद नॉन मेंबर कंट्रीज। तो जो भी नॉन मेंबर कंट्रीज होती है उनके साथ हर कंट्री की अपनी अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, या ट्रेड पॉलिसीज अपनी खुद की अलग अलग होती है ना। जैसे एग्जाम्पल के मान लो आपके पास दो कंट्रीज हैं। ठीक है, या फिर 3 कंट्रीज मान लो आप। ठीक है, ABC, या 3 कंट्रीज आपके पास हो गई। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने एक आपका एक फ्री ट्रेड एरिया अपना बनाया, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने साथ किया। ठीक है, इंटीग्रेशन कराया इन्होंने। ठीक है, अब जितने भी नॉन मेंबर कंट्रीज होंगी उनके साथ इनकी अपनी खुद की अलग अलग क्या होगी, ट्रेड पॉलिसी होगी। ए की कुछ और पॉलिसी हो सकती है, बी की कुछ और पॉलिसी हो सकती है ना, सी की कुछ और पॉलिसी हो सकती है। तो इनकी अपनी खुद की अलग अलग ट्रेड पॉलिसी होती है नॉन मेंबर्स के साथ। ठीक है, ये हो गया फ्री ट्रेड एरिया आपका फर्स्ट लेवल। इसकी एग्जाम्पल कंट्रीज हो सकती है, यहाँ पे नाफ्टा हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी एशियन कंट्रीज हो जाती है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और आफ्टा हो जाती है आपका, है ना, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया आपका एग्रीमेंट हो जाता है आपका। ठीक है, सेकंड आता है कस्टम यूनियन। ठीक है, कस्टम यूनियन क्या हो गया, आपके सेम जैसा आपका फर्स्ट वाला था, और फ्री ट्रेड एरिया उसके सारे फीचर्स इसके अंदर है। यानी कि क्या होगा, जो भी कंट्रीज होंगे वो एलिमेंट करेंगे आपके टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर सबको। ठीक है, और जो भी अदर नॉन नॉन मेंबर कंट्री होगी उनके साथ आपके टैरिफ लगेंगे, और जो मेंबर कंट्री होगी उनके साथ आपके किसी तरह के टैरिफ वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, सेम। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कंट्रीज में इन्वॉल्व होती है उनकी एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी होती है। कैसी होती है, कॉमन ट्रेड पॉलिसी होती है सबकी, है ना। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था कि ABC थी। ठीक है, A, B और C 3 कंट्री थी आपकी। तो इनकी मानो इन तीनों ने क्या किया, अपना एक कस्टम यूनियन बनाया। ठीक है ना, कस्टम यूनियन बनाया। तो अब किसी अदर नॉन मेंबर कंट्री के साथ, मान लो डी है ना, इसके साथ ये ट्रेड कर रहे हैं, तो इनकी जो पॉलिसी होगी ना, तीनों की सेम पॉलिसी होगी। ए की भी सेम पॉलिसी होगी, बी की भी सेम पॉलिसी होगी, और सी की भी सेम पॉलिसी होगी, है ना। मतलब तीनों के सेम टैक्स रेट हो सकते हैं, बैर या कुछ भी बैरियर लगाना चाहते हैं तो उनके अपने एक सेम एक यूनियन होगा, एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी होगी तीनों के बीच में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है खाली आपका ट्रेड एरिया में और कस्टम यूनियन में। तो जो आपको फ्री ट्रेड एरिया था उसमें सबकी अपनी अपनी खुद की जो है ट्रेड पॉलिसी थी, है ना। जो आपका कस्टम यूनियन होता है इसमें सारे जो मेंबर्स होते हैं कंट्री के, है ना, जो भी उस यूनियन के सारे मेंबर हैं उनकी सेम कॉमन ट्रेड पॉलिसी होती है। थर्ड जो है वो आपकी होती है कॉमन मार्केट। ठीक है, कॉमन मार्केट की थर्ड लेवल है, यानी कि आपका जो फ्री ट्रेड एरिया और जो आपका कस्टम यूनियन है उससे ऊपर है आपका। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, गोज बियॉन्ड द कस्टम यूनियन, उससे ऊपर है। सो द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल लेबर अमंग मेंबर कंट्रीज। ठीक है, जो फीचर्स उन दोनों में थे वो इसमें के अंदर भी है। साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें आपका फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, सर्विसेज, कैपिटल। इसमें आपकी जो कैपिटल नेचर की चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट भी इसमें आपका अलाउ होता है क्रॉस बॉर्डर में। ठीक है, इट अलाउज क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। और फैक्टर प्रोडक्शन भी आपके कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं बिना किसी बैरियर के। ठीक है, इससे पहले में आप सिर्फ क्या कर रहे थे, कॉमन पॉलिसी थी और आप सिर्फ ट्रेड कर रहे थे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, एक कॉमन मार्केट आपने अपनी फॉर्म कर ली है ना। जैसे एग्जाम्पल होता है आपका गल्फ कॉर्पोरेशन। ठीक है, काउंसिल 1981 का हो गया। या फिर आपका हो गया मोरकोर जो आपका यूनियन है वो, जिसके अंदर अर्जेंटीना, ब्राजील, पोर्गे और उरुग्वे आपके अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन मार्केट। फोर्थ आपका आता है इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन सिंपल क्या होगा, जो सारे फीचर आपने पीछे 3 में पढ़े, ठीक है, कॉमन मार्केट में भी वो सारे फीचर इसके अंदर भी हैं। ठीक है, कॉमन मार्केट वाले या कस्टम यूनियन के या फ्री ट्रेड एरिया के।
तीनों सारे इसके अंदर है, ठीक है, ये फोर्थ लेवल है, उन तीनों से ऊपर आता है, ठीक। एक चीज़ जिसमें अलग है आपका उन तीनों से, वो सिर्फ क्या है आपका कि इसमें कॉमन करेंसी होती है, ठीक है, बाकी सेम चीज़ होती है इसमें आपका, सब कॉमन पॉलिसीज होंगी, ठीक है। आप टैरिफ नॉन टैरिफ जो बैरियर है वो आप अपनी मेंबर्स कंट्री के लिए हटा दोगे, वो सब तो है ही, साथ में एक एडिशनल चीज़ जो इसके अंदर अलग होती है वो आपकी क्या होती है कि आपकी कॉमन करेंसी होती है, जो भी आपके मेंबर कंट्रीज होगी उन सबकी कॉमन करेंसी होती है, और जो भी आपकी फिजिकल पॉलिसीज मॉनिटरी पॉलिसी होती है वो सेम होती है, यानी कि सेम टैक्स रेट, ठीक है, सेम इंटरेस्ट रेट, सारी चीज़ आपकी सेम होती है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें आपका इकोनॉमिक यूनियन का, तो वो हो सकता है आपका यूरोजोन, ठीक है। यूरोजोन में क्या हो गया आपका, यूरोजोन के अंदर आपका आता है यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादातर वो आपकी आती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे यूरोपियन यूनियन के बारे में डिटेल में भी, ठीक। तो जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या करती है, वो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ एक कॉमन करेंसी यूरो, हम उसे कहते हैं अपना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक यूनियन हो गया जिसमें के अंदर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, सारी मॉनिटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसीज सेम होती है, और एक मेन क्या हो गया इसके अंदर आपका डिफरेंशिएशन की कॉमन करेंसी भी होती है, ठीक है। जो बाकी तीन में फीचर थे वो इसके अंदर भी हैं सारे, साथ ही साथ एडिशनल इसमें क्या है आपका कॉमन करेंसी। अब आपका आता है पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन आपका होता है ना, जो चारों में जो फीचर हमने पीछे पढ़े वो सारे फीचर इसके अंदर है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट सबसे टॉप पे आपका आता है। और ये एडिशनल इसके अंदर क्या है आपका कि ये आपका सिंगल पॉलिटिकल एक एंटिटी फॉर्म करता है ना। मान लो 5 कंट्रीज हैं या 6 कंट्रीज हैं, साथ में उन्होंने क्या करा, साथ में वो आ गए हैं, ठीक है। तो अब हर कंट्री के अपने अलग अलग जो है जुडिशल सिस्टम होता है, अलग अलग लीगल सिस्टम होता है, गवर्नमेंट होती है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल यूनियन की बात कर रहे हैं तो उन पांचों कंट्री का जो गवर्नमेंट होगी, जो लीगल सिस्टम होगा, वो क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेटेड हो जाएगा, एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी बन जाएगी उनकी, है ना। यानी कि एक सिंगल चारों पांचों कंट्रीज के लिए एक सिंगल आपका लीगल सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो it involves the creation of single political entity that encompasses the multiple countries, often with a common government, लीगल सिस्टम एंड सिटीजनशिप, ठीक है। आपको एक कॉमन सिटीजनशिप भी मिलती है इसके अंदर, जैसे एग्जाम्पल आपको यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, हमने पढ़ा अभी ऊपर, ठीक है, सारे फीचर्स के अंदर हैं, कॉमन करेंसी भी है, साथ साथ इनकी क्या हो रही है, साथ साथ इनकी एक पॉलिटिकल यूनियन से माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारा क्या है, एक जितनी भी कंट्रीज इसके अंदर हैं उन सबकी कॉमन एक लीगल सिस्टम, वो गवर्नमेंट, कॉमन गवर्नमेंट है इसके अंदर। तो ये आपको हो गया पॉलिटिकल यूनियन। अब अगर इफेक्ट देखें जो इंटीग्रेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये काफ़ी सारे इफेक्ट होते हैं आपके, जैसे आपको स्टैटिक इफेक्ट होता है, डायनामिक इफेक्ट होता है ना, और ये सारे आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक इफेक्ट का मतलब क्या होगा, सिंपल स्टैटिक इफेक्ट का मतलब हो गया आपका, स्टैटिक इफेक्ट ऑफन रिलेट टू द चेंज इन द ट्रेड पैटर्न्स, प्राइस, प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ऑफ अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेड लिबरलाइजेशन आर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, जो आप क्या करते हैं अपने जो भी आपके फैक्टर प्रोडक्शंस है, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन फैसिलिटी से दूसरे प्रोडक्शन फैसिलिटी पे आप क्या कर रहे हैं, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, एक लोग एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में आप उनको शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो ट्रेड पैटर्न्स है ना, जो भी आपने एग्रीमेंट बनाए वो आपको फायदा दे रहे हैं, वो आपको लिबरलाइज कर रहे हैं कि आप इजीली ये काम करें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने फैक्टर प्रोडक्शन को इजीली ले जाएं, ठीक है। तो स्टैटिक इफेक्ट आर द शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इनएफिशिएंट टू एन इफिशिएंट, ठीक है। इनएफिशिएंट से कहाँ पर, एक इफिशिएंट जो आपकी कंपनी होगी या आपकी जो कंट्री हो रही है, वहाँ पर अपने जो भी फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं उनको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जो ट्रेड बैरियर्स है वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो ये होते हैं स्टैटिक इफेक्ट, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स नहीं है तो हमने क्या करा, अपने फैक्टर प्रोडक्शन को शिफ्ट कर दिया इनएफिशिएंट से एफिशिएंट इकोनॉमी की तरफ, या कंट्री या फिर कंपनी की तरफ, ठीक है। तो स्टैटिक इफेक्ट इसके अंदर आपको दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, है ना, कि किस तरीके से हो सकता है, ये दो तरीके से हो सकता है कि आपका ट्रेड क्रिएशन हो सकता है इसके अंदर, और ट्रेड डाइवर्जन हो सकता है। तो ट्रेड क्रिएशन ट्रेड डाइवर्जन हम आगे देखेंगे, ठीक है, पहले हम डायनामिक समझेंगे, उसके बाद ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन को एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे। डायनेमिक इफेक्ट आपका क्या होगा, जैसे आपका जो स्टैटिक इफेक्ट था वो आपको शॉर्ट टर्म था, है ना, जैसे जैसे आपके टैरिफ वगैरह चेंज होते हैं, है ना, बैरियर चेंज होते हैं, वैसे वो अपना शिफ्टिंग करते हैं रिसोर्सेज को। डायनेमिक क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक चेंज होती है, जैसे जैसे ये पॉलिसी आपकी चेंज होती है उस हिसाब से ये भी अपना चेंज होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। जो कि ट्रेड लिबरलाइजेशन होती है, कैन स्टिमुलेट द इन्वेस्टमेंट बाय क्रिएटिंग लार्ज एंड मोर इंटीग्रेटेड मार्केट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, पूरी होल आपकी जो इकोनॉमी है, जो आपको होल मार्केट है, उसके डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना, अदर देन कि हम अपने सिर्फ रिसोर्सेज को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम पूरे डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करते हैं, इंक्रीज करते हैं रिटर्न, जो भी इन्वेस्टमेंट मिलता है वो सब चीज़ें हम देखते हैं, अपना कंसीडर करते हैं उनको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैन कंट्रीब्यूट टू द रीजनल डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लास्ट डेवलपमेंट रीजन, जो हमारे लास्ट डेवलपमेंट रीजन है उनके हम इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह देखते हैं, उनके अंदर जॉब क्रिएशन हो, डेवलपमेंट हो, है ना। हम मान लो हमने 5 कंट्री है, 5 कंट्री ने मिलकर क्या करा, एक इंटीग्रेशन बनाया, तो उसमें जो भी वीक कंट्रीज होंगी, जो भी लास्ट डेवलप कंट्रीज होगी, हम उनमें अपने क्या करना चाहते हैं, उन्हें डेवलप करना चाहते हैं, तो डायनेमिक इफेक्ट के अंदर आएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट हम देखते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें अपना इकोनॉमिक स्केल पे भी फोकस करते हैं आपका, है ना। अब मैंने कहा था कि स्टैटिक के अंदर आपको दो होते हैं, एक होता है आपका ट्रेड क्रिएशन और एक आपको होता है ट्रेड डाइवर्शन। तो पहले ट्रेड क्रिएशन देख लेते हैं क्या होता है। ट्रेड क्रिएशन क्रिएशन का मतलब सिंपल से क्या हो गया, कब होता है आपको, ये हैपन होता है व्हेन मोर इफिशिएंट प्रोड्यूसर्स, क्या, जब हम मोर इफिशिएंट प्रोड्यूसर्स विद इन द ट्रेड ब्लॉक रिप्लेस लेस इफिशिएंट और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर आर दोस इन द अदर कंट्रीज आउटसाइड द ब्लॉक, ठीक है। मान लो उस कंट्री से आपके साथ इंटीग्रेशन बनाया, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो भी कंट्रीज उस यूनियन के अंदर, उस इंटीग्रेशन एग्रीमेंट के अंदर हैं, ठीक है,
तो जो भी आपकी लेस एफिशिएंट आपके जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे, चाहे डोमेस्टिक हों या फिर बाहर अदर नॉन मेंबर हों, ठीक है? जो भी लेस एफिशिएंट्स हैं, हम वहाँ से अपने रिसोर्सेज़ को ले जा रहे हैं और मोर एफिशिएंट की तरफ उनको शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेस से मोर की तरफ उनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये होता है आपका ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड हम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो लेस डेवलप्ड से हम क्या कर रहे हैं, लेस एफिशिएंट से हम मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? इट ऑल्सो इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ नॉन मेंबर कंट्रीज, ठीक है? इसमें नॉन मेंबर कंट्रीज का भी वेलफेयर हो सकता है ना? हो सकता है कि मेरी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो लेस एफिशिएंट हो और जो नॉन मेंबर कंट्री वो ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हम उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, मतलब उनके साथ हम ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो ये होता है आपका ट्रेड क्रिएशन। जो ट्रेड डाइवर्जन है वो इसका अपोजिट है, ठीक है? ट्रेड डाइवर्जन में हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं रिसोर्सेज को फ्रॉम मोर इफिशिएंट, ठीक है? मोर इफिशिएंट से किसकी तरफ करते हैं, प्रोड्यूसर होता है लेस इफिशिएंट, हम मोर इफिशिएंट से लेस इफिशिएंट की तरफ कर रहे हैं, यानी कि जो कंट्री ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कर सकती है, मोर इफिशिएंट तरीके से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर सकती है, हम उनसे लेस इफिशिएंट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा कॉस्ट वाले की तरफ जा रहे हैं। तो ये ट्रेड डाइवर्जन के अंदर आता है। जो मेरी मेंबर कंट्री है वो लेस एफिशिएंट है, बट टैरिफ की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि टैरिफ की वजह से मुझे वो करना पड़ रहा है, टैरिफ की वजह से मुझे वो कम कॉस्ट में मिल रहा है, ठीक है? इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे वो 3 कंट्रीज़ हैं ए, बी, सी। अब ये कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं एक होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी कि सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सेम प्रोडक्ट बनाने में इनको कॉस्ट क्या आ रही है? तो ए को आ रही है कुछ 700 कॉस्ट, बी को आ रही है कुछ 500 और सी को आ रही है 400। तो अभी हम अज्यूम करेंगे कि जिनको कॉस्ट आ रही है वही प्राइस है इंपोर्ट करने की, है ना? इसी प्राइस में हमें मिलेगा वो गुड्स, ठीक है? तो अगर ए कंट्री, यानी ये जो ए कंट्री है, ये 100% का टैरिफ लगा दे, 100% का टैरिफ लगा दे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो कंट्री के अंदर जो एक कंट्री की डिमांड होगी ना, एक कंट्री के अंदर जो डिमांड होगी, उनके पास चॉइस होगा कि या तो वो एक कंट्री इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में खुद का ही ले लें, है ना? या बी कंट्री से इंपोर्ट करें या फिर सी से करें, ठीक है? क्योंकि 100% टैरिफ लग चुका है, तो जो 500 का वो प्लस 100%, यानी कि आपको कितना हो गया, 1000 का कॉस्ट पड़ेगी आपको, और जो सी कंट्री से लेंगे आपको तो वो 800 पड़ेगी, ठीक है? तो ये जो सिचुएशन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस सिचुएशन में जो कंट्री ए है वो इंपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगी, है ना? क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा एफिशिएंट वो खुद ही वो बना पा रही है 700 के अंदर। लेकिन जो भी कंट्री ए और कंट्री बी है ना, अगर वो दोनों कस्टम यूनियन बना लें, आपको कस्टम यूनियन मतलब क्या, कि दोनों की सिंपल, कि दोनों की जो कॉमन पॉलिसी होगी नॉन मेंबर्स के लिए, है ना? तो वो अगर दोनों मिलकर 100% का टैरिफ लगा रही है, ठीक है? अब क्योंकि ए और बी तो आपकी कस्टम यूनियन बन गई है, तो ए और बी में तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, है ना? जो पहले लग रहा था आपको बी पे 100% का, वो तो 500 रहेगा ना, क्योंकि ए और बी दोनों कस्टम यूनियन बन चुकी है ना? टैरिफ फ्री है, इनके बीच में कोई किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं है, ठीक है? लेकिन सी तो एक नॉन मेंबर कंट्री है, तो इस पर लगेगा 100% का, तो इसका तो 800 का हुआ, और जो बी का है वो 500 रहेगा, जो ए है वो 700 होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो कंट्री ए है वो बी से इंपोर्ट करेगी, ना कि सी से इंपोर्ट करेगी, है ना? क्योंकि वो बी उससे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बना पा रहा है, ठीक है? तो वो बी से इंपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम खुद क्या थे, हम खुद इनएफिशिएंट है, और बी जो है वो एफिशिएंट है हमसे ज़्यादा, तो हमने इनएफिशिएंट से एफिशिएंट की तरफ गए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे अपना, और ट्रेड क्रिएशन, ये ट्रेड क्रिएशन हो गया। अगर एक दूसरी सिचुएशन ले, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी कस्टम यूनियन बना नहीं है हमारा, ठीक है? दूसरी सिचुएशन है जिसमें कंट्री ए ने क्या करा, 50% का आपको टैरिफ टैक्स लगा दिया इम्पोर्ट के ऊपर, ठीक है? तो 50% लगाया, तो जो बी का वो कितना हो गया, 750, और सी का वो हो गया 600, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, इस केस में साफ साफ मुझे दिख रहा है कि जो ए है वो क्या करेगा, वो सी से इंपोर्ट करेगा, क्योंकि बी तो बी से तो करेगा नहीं, है ना? क्योंकि बी से ज़्यादा कम एफिशिएंट है इसलिए, ठीक है? सी ज़्यादा एफिशिएंट है, तो सी से इंपोर्ट करेगा इस केस में, है ना? ठीक है। लेकिन अगर सेम सिचुएशन में, है ना, इसी 50% वाली सिचुएशन में जो ए और बी है वो दोनों कस्टम यूनिट बना लेते हैं, है ना? ए और बी दोनों कस्टम यूनिट बना लिया, तो दोनों के बीच में तो कोई टैरिफ है नहीं, कोई बैरियर है ही नहीं, ठीक है? तो वो जिस कॉस्ट में उसी कॉस्ट में मिलेगा, ठीक है? तो अगर मैं उस केस में देखूँ तो बी से टैरिफ हट गया, तो ये 5% का पड़ा इससे, और सी तो मेंबर है नहीं, तो सी का 600 का रहेगा 50% के हिसाब से, ठीक है? तो इस सिचुएशन में ए क्या करेगी, वो बी से इंपोर्ट करेगी। अब साफ साफ दिख रहा है कि बी से इंपोर्ट करेगी ना, सी से तो करेगी नहीं, ठीक है? तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे अपना ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हम स्विच हो गए और लो कॉस्ट प्रोडक्शन से हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर के पास, ठीक है? हाई कॉस्ट कैसे, ये आपका ज़्यादा एफिशिएंट था, हमने देखा था सी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट था पहले, लेकिन जब हमने टैरिफ लगाया, ठीक है, 50% का, हमने कस्टम मतलब जब हमने कस्टम यूनिट बनाया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस सी को छोड़कर हम बी से ले रहे हैं, यानी कि सी पहले ज़्यादा एफिशिएंट था, उसे छोड़ के अब हम बी से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है टैरिफ की वजह से बी हमारे फेवर में है, हाँ, बी से हम लेंगे तो ज़्यादा फायदा है टैरिफ की वजह से। तो जब टैरिफ की वजह से ऐसा हमें लगता है कि जो हमारी मेंबर कंट्री है उसे हम फेवर दे रहे हैं, तो वो आपका जो है ट्रेड डाइवर्जन, ठीक है? एफिशिएंट से इनएफिशिएंट की तरफ हम आ गए। तो ये था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नेक्स्ट जो होगा वो होगा यूरोपियन यूनियन और नाफ्टा के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से। निकले इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग।